तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी से रिलेटेड जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, सीपीयू एमटीएस की तैयारी करें, या फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक ट्रिक जानेंगे, उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक ये है कि अगर इस टाइप का फिगर दे दे, ठीक है, और उसमें कहे कि कितने त्रिभुज हैं, तो हमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए शीर्ष से आधार पर इस तरीके से रेखाएं खींच दी जाएँ, कितनी भी खींच दी जाए, उनकी क्वांटिटी कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जैसे एक एक खाने में, जैसे 1 इसमें कर दिया, 2 इसमें कर दिया, 3 इसमें कर दिया, 4 इसमें कर दिया, 5 इसमें, 6 इसमें, इस तरीके से 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ऐसे ही करते जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम नंबर है सबसे बड़ा वाला, उसको उठाएंगे और उससे एक ज़्यादा से इसमें गुणा करके 2 से भाग दे देंगे। इससे क्या होगा, इसमें त्रिभुज की संख्या हमें निकल जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे तो आप कहेंगे कि 2 3 6 7 3 21 21 आ जाएगा। तो ये जो सम वाली ट्रिक है, ये सम है, ये योग निकाला गया। आप चाहे तो ऐसे डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21, ऐसे भी 21 आएगा, ऐसे भी। लेकिन मैंने इसलिए तरीका बताया है, अगर मान ली कि 1 2 3 4 तक रहे तो ऐसे डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको पता रहेगी तो लंबे लंबे जो सम रहेंगे, जो मतलब कि आपकी जो निरंतर जो है संख्याएं हो, तो जैसे 1 से 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो, तब जाकर के ये ट्रिक काम करेगी। ऐसा नहीं कि 1 हो जाए, फिर 5 हो जाए, फिर 7 हो जाए, ऐसी संख्याएं होंगी तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल करना है। तो आपको पता चल गया ये चीज़। चलिए अब चलते हैं इस पे, जो आपके सामने फिगर दिया हुआ, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे इस फिगर को 2 पार्ट में। जैसे इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे एक पार्ट ये है और एक पार्ट नीचे का। तो सेम, एकदम सेम टू सेम नीचे वाला पार्ट है, अलग नहीं है। तो एक पार्ट का निकाल लेंगे, हमारा दोनों पार्ट को उसी का डबल कर देंगे, काम बन जाएगा। तो देखिए इसमें कितने हैं, ये आपका मैं निशान लगा देता हूँ। अब नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है, यही 6 वाला तो है ही है, यानी कि इसमें 21 है तो नीचे भी 21 होंगे। 21 दूना 42, तो आप सोचेंगे 42 ऑप्शन में, वही टिक लगा देता हूँ। मैं कहूँगा कि गलत हो जाएगा, मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी और है त्रिभुज। कौन है, अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए। इस रेखा को मैंने बीच में खींचा है, ठीक है, जो लंबवत है। अब यहाँ से एक त्रिभुज ये निर्माण कर रही है, ठीक है, देखिए एक त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ये निर्माण कर रही है। देखिए ये आपका दूसरा त्रिभुज, फिर तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला, ठीक है। 3 त्रिभुज इधर बन रहा है, तो सेम त्रिभुज इधर भी 3 ठो बनेगा, ऐसे ही देखिए ये भी 3 त्रिभुज बनेगा। अब जोड़ लीजिए, 21 दूना 42 और 6 48, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काउंटिंग भी, यहाँ पर जो है मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। काउंटिंग फिगर वाला तो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर जो मिसिंग संख्या निकालनी है, कैसे आएगी, देखिए इसको सबसे पहले, जब ये सब क्वेश्चन है, अगर 4 पार्ट में दिखे कि बटा हुआ है, तो आप 4 पार्ट में इसको बांट दीजिए। 4 पार्ट में बांट गया। अब इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को सैंडविच का समझ लीजिए, ये पार्ट है, एक एक सैंडविच है, या आप जो है क्या उसको बोलते हैं, पिज्ज़ा बोलते हैं ना, उसको लिया गया है और 4 पार्ट में, 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर एक हिस्से में अगर देखें तो 7 3 है और 64 बना हुआ है, यानी कि जो 7 3 है उसी की हेल्प से 64 बना है। इस हिस्से में देखें तो 5 4 है और 1 बना हुआ है, 11 8 है, 27 बना हुआ है। तो 5 4 की हेल्प से 1 बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं घटा दूंगा, आ जाएगा। तो ये ट्रिक अगर मैं 11 8 वाले पर करूँ तो कहेंगे कि यहाँ पर तो 3 आएगा, 27 आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं 3 से 27 बनाऊँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर भी अगर 1 का क्यूब किया जाए तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी 1 का क्यूब ही करके 1 लाया गया है, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर 27 आ रहा है। आप जानते हैं कि जो भी, मतलब किसी एक पर जो भी लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, वो सभी पे काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पे करेगी तो आपका काम नहीं करेगा। अब देख लेते इस पर भी, 7 और 3 वाले पे 64 आ रहा है कि नहीं। 7 में से 3 घटाइए, 4 आया, 4 का क्यूब कीजिए, 64 आ गया। अब चलिए आंसर ला लेते हैं। 8 में से 2 घटाइए, यही ना है, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों विलुप्त पद से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए ये पद गायब, ये पद गायब। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत तरीके से सोल्व किया जाता है। एक तो तरीका ये होता है कि 3 4 5 6 इस तरीके से ग्रुप में बांट दें, जिसमें आपका बैठ जाए ग्रुप। तो कैसे पता चलेगा कि कितने ग्रुप में बांटना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है कि इस क्वेश्चन की तरफ नज़र दौड़ानी है। हमें देखना है इसमें कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। आप कहेंगे 1 2 P3 T4 N5,
5 अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया तो आप सोचेंगे 5 के ग्रुप में क्यों ना बांट दिया। जब मैं कहूँगा इसी गलती अभी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाइए अभी एक लाइन पहले टर्म पे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरीके के क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में घूमता है। ABC आ गया तो ABC 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 इस तरीके आता रहेगा, यानी पुनरावृत्ति करता है। तो यहाँ पर जब KG हमने फिल किया तो आप ध्यान दीजिए सब में पहला टर्म ऑप्शन में T है, तो यहाँ पर हमें पहला भरने की मतलब ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट T भर देंगे क्योंकि सब ऑप्शन में देखिए पहला T है। अब बात आती है जैसे KGT हमने भर दिया, उसके बाद PGN है। अब यहाँ पर G के बाद T यहाँ पर आया था लेकिन G फिर आ गया, तो क्या G के बाद यहाँ पर T हम फिल करेंगे? नहीं, ऐसी गलती अभी मत करना। आप आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे G के बाद यहाँ पे T था लेकिन G के बाद यहाँ N है, ठीक है। तो इस चीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो यानी कि एक बार G के बाद T आ रहा है, एक बार G के बाद N आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? G के बाद N भर देंगे। अब देखिए KGT PGN, यहाँ मुझको लग रहा है कि पूरा एक सर्किल पुनरावृत्ति कह सकते हैं कि पूरी हो गई, एक सर्किल पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए KGT यही घूमेगा फिर बार बार, तो पहले में जो मेहनत लगेगी, फिर दूसरे में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट भर देना है। जैसे KGT है उसके बाद PGN होगा, फिर यहाँ पे लगाइए 6 पे, KGT है उसके बाद PGN है, लगाइए यहाँ पर KGT है उसके बाद PGN है, हो गया काम। यानी T आपने फिल किया, उसके बाद क्या फिल किया? N, उसके बाद P, उसके बाद G, उसके बाद N, उसके बाद T, उसके बाद G, ये आपने फिल किया है। तो देख लीजिए किसमें TN PG NTG, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दर्पण की दी गई आकृति को दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण निर्मित सही प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पे अगर हम दर्पण रख दें दाईं तरफ तो कह रहा है कि इस आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण का जो आकृति वाला प्रतिबिंब का रूल क्या कहता है? जैसे सपोज कीजिए इस तरीके से कोई त्रिभुज है तो ये लेफ्ट टू राइट घूमेगा तो यूं ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट घूम जाता है, पूरी आकृति घूम जाएगी। अगर इसके अंदर कुछ है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से मैंने था, तो ये भी अंदर वाला भी अपने साथ लेकर के घूमेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ है तो वो भी आकर के यहाँ पे, तो यानी कि जो आकृति है ये क्या होगी कि सारी चीज़ें ले करके अपने अंदर की इस तरीके से, जैसे पृथ्वी सारी चीज़ों को ले करके चक्कर लगाती है तो हमें एहसास ही नहीं होता कि चक्कर लगा रही है, क्योंकि हम सबको ले करके लगा रही है। तो यही सेम चीज़ इसमें क्या होगा कि जब ये प्रतिबिंब होगा ये घूम जाएगा अपनी पूरी मतलब अंदर की स्थिति को ले करके, जो भी होगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे घूमेगा। तो ऐसा घूमेगा तो ये वाला क्या होगा, इस साइड आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इस साइड आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नीचे के हिस्से से मिलाते हैं। चलिए ये तो ठीक है, इस साइड आ गया, ये भी इस साइड आ गया, बात सही है। लेकिन अगर ध्यान दें तो यहाँ पर एक ऐसे रेखा थी जो कि यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये तो आपका नीचे का जस का तस है, ये तो गलत हो गया। इसमें देखिए ये भी घूमा है, इधर का इधर आया है, लेकिन ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ऐसे रेखा थी, इसमें भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गायब हो गई। अब यानी कि डी परफेक्ट होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में अगर बैठे हैं तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। ये भी क्या है, लेफ्ट टू राइट घुमा हुआ है, ये सारी रेखाएं हैं, सब कुछ इक्वल है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, बस तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर भी सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा कैसा। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो यहाँ पर सेकेंडों लगेगा दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन कराने में लोगों के पता नहीं पसीने छूट जाते हैं, कितने टाइम लग जाते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयाँ कब समकोण बनाएंगी। अब मुझको बताइए कि 6 और 7 में कह रहा है 6 यहाँ पे बजेगा, 7 यहाँ पे। जब 6 बजेगा तो क्या होगा, घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 घंटे में जैसे 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ, तो कितने डिग्री का कोण बनता है। आप नहीं पता तो जान लीजिए 30 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कि जब तक उनके बीच 3 घंटे का अंतर नहीं होगा, यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच 3 घंटे का अंतर नहीं होगा ना, 1, 2 या 3, यानी एक 12 पे होगी, एक 3 पे होगी, तभी इस तरीके से समकोण बनाएगी। यानी कहीं पर भी हो, 12, 3 पे नहीं, कहीं पर भी हो घड़ी की सुइयाँ, उन दोनों के बीच में पूरा का पूरा अगर 3 घंटे का गैप है, तभी आपकी घड़ी की सुइयाँ क्या करेंगी, जो है समकोण बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब मिनट वाली सुई अगर यहाँ पर आ जाए 3 पर, तब जा करके ये समकोण बनाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ये मिनट वाली 3 पर आएगी तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, 6:15 होगा तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, तो आपको फिर मिनट वाली सुई को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट टाइम कैसे निकलेगी। ऐसे तो हमको लग रहा था 6:15, लेकिन 6:15 नहीं होगा, 6:15 पर समकोण नहीं बनाएंगे, बल्कि 6:15 से थोड़ा सा अधिक होगा। तो वो एग्जैक्ट टाइम कैसे, और दूसरी टाइम कब होगी, देखिए समकोण का 2 बार बनाएंगे। देखिए ऑप्शन में भी 2 टाइम दी हुई है, 2 बार कैसे बनाएंगे। एक तो मान लीजिए कि ये 6:15 अप्रॉक्स समझ लीजिए, और दूसरी कंडीशन होगी घड़ी की सुई मान लीजिए कि 6 पर है और दूसरी यहाँ पर होगी, यानी कि 9 पर।
तो ये कंडीशन होगी। लेकिन आपको पता है कि जब ये 9 पर मिनट वाली सुई आएगी तो घंटे वाली सुई कहाँ आ जाएगी, 7 के अप्रॉक्स आ जाएगी, यानी 7 से चिपकी हुई होगी। तो यानी कि मिनट वाली सुई को थोड़ा हमें 10 के आसपास ले जाना पड़ेगा, तो तब जाकर के ये समकोण बनाएगी। तो ये एग्जैक्ट सारी टाइमें कैसे निकालेंगे, बस ये समझाने के लिए टाइम लग रही है, उसको दोस्तों सेकेंडों में निकालेंगे। 6 और 7 बजे के बीच का है, 4-5 के बीच का है, 2-3 के बीच का है। तो हमें क्या करना है, जो छोटी टाइम है कम वाली, जैसे 6-7 कह रहा है तो 6 को हमें लिख लेना है 6 बजकर, ठीक है। अब देखिए, अब मिनट को हमें लेना है, तो मिनट मान लीजिए कि हमें अप्रॉक्स पता है कि 15 है, उससे ज़्यादा जब जाएगी तभी समकोण बनाएगी, तो 15 को तो हम ले लेंगे। और जो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए 12/11 का गुणा कर देंगे, बस आपका पहला वाला टाइम निकल जाएगा। तो 6, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, यहीं पे 1 मिनट सही बटे में है तो यहीं पे कर लेता हूँ। 12 दूना के 24, 12 करने 12, 12 दो 14, 15 ना जी, 15 दूना के 30, 15 करने 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 180 है। 180 को एक सही बटे में तोड़ दीजिए, 11 करने 11, बचा हुआ 7, 11 छक्का 66, बचा हुआ 4 बटे में 11। देखिए अब चाहे तो एक ही से आंसर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ ही पर सिर्फ 6 बजकर 16 सही 4 बटे में 11 इसी ऑप्शन में दिया और किसी में नहीं दिया हुआ। लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जानेंगे दूसरी टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 6 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 45 से ज़्यादा न होगी तो हम 45 छोटी वाली टाइम ले लेंगे, 45 मिनट से ज़्यादा जाएगी तब, तो 45 मिनट से कितना ज़्यादा एग्जैक्ट टाइम को निकालने के लिए इसमें भी 12/11 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर करेंगे तो 12 5 60, 12 चौक 48, 48 6 54, 540 हो जाएगा, यानी कि 6 बजकर सही बटे में तोड़ दीजिए तो 11 चौको 44, 11 9 99, 1 बटे में 11। ये 2 टाइम में निकल गई हैं और यही ऑप्शन ए में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं यदि A% B का अर्थ है A B का पिता है, A-B का अर्थ है A B की भाई है, $B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो दिए गए व्यंजन में K का R से क्या संबंध है, यानी K जो है R का क्या लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम कड़ियाँ जोड़ लेंगे, जैसे मान लीजिए $H को हम लेंगे, इसका मतलब $B वाला सूत्र लगाएंगे। $B क्या कह रहा है, $B कह रहा है कि A जो है A क्या है, B की पत्नी है, तो हम क्या लगाएंगे, K जो है H की क्या है, पत्नी है। इस तरीके से पहले कड़ियाँ जोड़ लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर अगला स्टेप ऐसे ही लेंगे, जैसे H को हम लेंगे और Y को लेंगे, H और Y, अब बीच में प्रतिशत है तो A%B वाला सूत्र लगाएंगे। A%B का अर्थ कह रहा है कि A B का पिता है, यानी H क्या हो जाएगा, Y का पिता हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत आसान है। देखिए ये दिखने में मुश्किल लगता है, लेकिन उस वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे जो सिंपल तरीके से होता है, उससे ये ईजी है। देखिए अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली आपकी कड़ियाँ जुड़ जाएंगी, उसमें खुद आपको जोड़ना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा करके यहाँ पर खुद जुड़ जाएंगी। अब कह रहा है कि अगला स्टेप हम लेंगे ये वाला, y ऐसे ही बारी बारी एक छोड़ एक लेते रहेंगे, तो y-m है, y-m क्या कह रहा है, देखिए तो A-B कह रहा है कि A B का भाई है, यानी कि y क्या हो जाएगा, m का भाई हो जाएगा। अब फिर C वाला है, देखिए m-r है, यानी m जो है r का भाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या क्लू मिला, अब कह रहा है कि के आर का क्या लगेगा, यही ना पूछ रहा है। तो ये बताइए, एच जब वाई का पिता है, वाई जब एम का भाई है और एम जब आर का भाई है, तो वाई एम का भी पिता हो जाएगा, वाई जो है आर का भी पिता होगा, क्योंकि वाई एम का भाई है, एम आर का भाई, यानी तीनों ये वाई एम आर भाई बहने हो गए आपस में रिलेशन में। तो जब एच एक भाई का पिता होगा तो एम आर तीनों का पिता होगा। अब जब के जो है एच की पत्नी होगी तो वो के एच की पत्नी है और एच पिता है, तो के क्या हो जाए कि वाई की भी माता होगी, एम की भी माता होगी, आर की भी माता होगी। वही पूछ रहा था कि के आर की क्या है, तो आप कहेंगे कि माँ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितनी टाइम लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो राज्य है, जिला है, कॉलोनी है। देखिए 3 ठो नाम है, तीनों ले लेंगे इस तरीके से, एक राज्य ले लेंगे, एक जिला ले लेंगे और एक कॉलोनी। अब मुझको ये बताइए आप लोग कि आपको पता है कि जैसे राज्य, जिला, कॉलोनी, जब 3 नाम है, कोई भी 3 नाम या 4 नाम कहीं कहीं दे देता है, तो जैठो नाम रहेगा उतना सर्किल, 4 नाम रहेगा तो 4 सर्किल का यूज़ कर लेते हैं। और किसी जगह में त्रिभुज का भी यूज़ किया रहता है, आयत का भी। तो सारी जगह ट्रिक दोस्तों एक जैसी लगती है, उससे मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखना ये कि राज्य जिले में क्या संबंध है और जिले कॉलोनी में क्या संबंध है और राज्य कॉलोनी, यानी तीनों में परस्पर रिलेशन देखना है। तो आप कहेंगे कॉलोनियाँ जो होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, जिले के अंदर होती हैं, यानी क से कॉलोनी मान ले, ज से जिला हो जाएगा। और जो जिला होता है वो किसके अंदर होता है, राज्य के अंदर होता है। बस हो गया आपका काम। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। कर 6 मित्र हैं, KLMNO, यहाँ पर N छोड़ दिया, KLMNOP एक षटकोणीय आकार के मेज के चारों समान दूरी पर बैठे हैं। षटकोणीय मेज, षटकोणीय मतलब 6 कोण वाली, यानी 6 भुजाओं पर भी कह सकते हैं, इस तरीके से है। कह रहा है कि एक षटकोणीय मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हुए हैं। आगे कह रहा है के का मुख P की ओर है।
अब हमें पता नहीं कि ये नहीं कह रहा कि केंद्र की तरफ मुख है कि नहीं है, लेकिन एक चीज़ से हिंट मिल गई। जैसे कह रहा है कि के का मुख पी की ओर है, तो के का मुख पी की ओर उसी कंडीशन में होगा जब इनका मुख केंद्र की तरफ होगा तभी। जैसे मान लीजिए एकदम जो विकर्ण मिलेगा उसी पे दोनों को रखेंगे तभी तो पी एकदम के सामने होगा। इस तरीके से मैंने देखिए पहला जो सेंटेंस रहता है उसमें जिसका यूज़ होगा उसको हम फ्री हैं कहीं पर भी, जैसे के को हम कहीं पर भी रखते हैं, यहाँ रखिए यहाँ रखिए, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ पहले वाले में ये चीज़ है। उसके इसको पी को यहाँ पर रख सकते थे, कर्ण से मिला करके रख सकते थे। लेकिन इतना तो हिंट मिल गया यहाँ से कि सामने जब मुख है तो केंद्र की तरफ ही मुख होगा। जब केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे? अब यहाँ पर इनके दाएं बाएं को समझ लेते हैं। दायां बायां कैसे वर्क करेगा कि नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा उसी को हम चूज़ कर लेते हैं, और जिधर आपका दायां रहता है वहाँ से दायां लगा के एक छोड़े एक, एक छोड़े एक, एक छोड़े एक, एक छोड़े एक, एक छोड़े एक सब पर लगा देंगे और वो उनका दायां हो जाएगा, और जिधर नहीं लगाया वो उनका बायां है। बस यही दाएं बाएं की रूल है, सिंपल सा। अब क्वेश्चन आगे बढ़िए, कह रहे ओ जो है इनके दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब ओ है ना एन है, तो इसको हम छोड़ देंगे, अभी वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे कि एन जो है के और एल के बीच में है, के यहाँ पर है और कह रहा है एन जो है के और एल के बीच में है। अब दोस्तों हो सकता है कि एन जो है यहाँ पर हो के और एल के बीच में, और एन हो सकता है यहाँ पर हो के और एल के बीच में। फाइनल नहीं हो पा रहा है कहाँ है, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि के दाईं हो रहा है कि बाईं हो रहा है, तो ये फाइनल नहीं हो रहा है। दो कंडीशन बन रही है, और ये कंडीशन सही कैसे होगी? जो पिछली वाली लाइन छोड़े वहाँ से देखिए, पिछली वाली लाइन कह रहा है ओ जो है इनके दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब ओ कह रहा है इनके दाएं से दूसरे स्थान, अगर इन इसको हम लें तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर ओ यहाँ पर आएगा। अगर इन इसको लें तो इसके दाएं पे दूसरे स्थान पर ऑलरेडी कोई बंदा है तो वहाँ पे हम रख ही नहीं सकते, तो ये वाला मैटर फेल हो जाएगा, यानी ये वाला सही होगा। तो ऊपर वाला हम ले लेते हैं, चलिए साफ करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कहाँ रखा जाए। अब ओ को यहाँ पर रख दिया। अब एक बंदा बचा हुआ, एक जगह बची हुई, चाहे रखिए चाहे ना रखिए, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं एम पी के तुरंत बाएं हैं, एम जो है पी के तुरंत बाएं, पी का बाएं इधर है, एम यहाँ पर है। कह भी दिया, नहीं कहता तब भी एम को वहीं पे रखना था क्योंकि वही एक जगह ही बची थी। आगे कह रहा ठीक ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है, ओ के ठीक दाएं तो एम ही बैठा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहा है दी गई सीट को मोड़ करके घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में एंड दिखने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह होगा, यानी इसके विपरीत पूछ रहा है। इसका रूल जान लेते हैं। जैसे पहले सीधी सीधी रेखा में रूल ये कहता है कि जब इसको मोड़ा जाएगा, यानी इसको मोड़ करके घन बनाया जाए, तो पहला तीसरे के अपोजिट चला जाएगा, दूसरा चौथे के अपोजिट, और जो लेफ्ट राइट होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, यानी 5 6 है। तो यही चीज़ आपकी लंबवत भी काम करती है। 36 था, ये लंबवत में क्या होगा, ऐसे ही सेम काम करेगी। 1 2 3 4 है, तो जब इसको क्लोज करेंगे तो पहला तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के अपोजिट, और जो लेफ्ट राइट है वो एक दूसरे के अपोजिट। तो दोनों तरीके से फिगर दिया रहेगा, तो उसमें इसीलिए मैंने दोनों बता दिया, कंफ्यूज नहीं करना है, सेम ट्रिक काम करती है। तो अब जो है ये अगल बगल वाला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, वही पूछ रहा था एंड किसके अपोजिट है, तो डॉलर के, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी अगर है इसके पूछता तो प्लस बनाते, यहाँ पर जो है एट द रेट आपके पूछता तो प्रतिशत को बता देते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो नीचे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन में फुहरतापन ना आए, आपको समझ में आए। यहाँ पर जैसे 9 से 13 बनना है, यहाँ पे हम प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर क्यूब हर तरीके का अपने दिमाग में सोच करके चलेंगे, ठीक है। जैसे देखेंगे पैटर्न आगे बढ़ा उस हिसाब से वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। जैसे 9 से 13 में यहाँ पे तो मुझको प्लस लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि बहुत धीमी संख्या है, ठीक है। फिर 13 से 52 आप देखें तो ये संख्या तेज़ी से बढ़ गई है, तो यहाँ पे गुणे वाला सोच सकते हैं, या तो फिर दोस्तों प्लस वाला एक लाइन सोच लें। मुझको तो नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि 52 के बाद 56 है, फिर कम ही बढ़ा है, फिर ज़्यादा बढ़ गया है, फिर कम बढ़ रहा है, यानी कि प्लस गुणा लग रहा है, साथ साथ सीरीज चल रही है एक साथ। देखिए 9 में 4 जोड़ा 13 आया, 13 से 52 बनाने के लिए आप कहेंगे कि 4 का गुणा कर दीजिए, 52 आ जाएगा। फिर 52 से 56 बनाने के लिए 4 ही ज़्यादा, 4 जोड़ दीजिए। 56 से 224 बनाने के लिए 4 का गुणा कर दीजिए, 4 6 24, 4 5 20, 2 22 हो जाएगा। फिर इससे भी बनाने के लिए देखिए सिर्फ 4 ही जोड़ा गया है, यानी कि 4 जोड़ा, 4 का गुणा, 4 जोड़ा, 4 का गुणा, 4 जोड़ा, यानी ये सीरीज़ हमें मिल गई। तो हम क्या करेंगे, आगे गुणे के बाद क्या है, जोड़ने के बाद क्या है, गुणा करना है। तो 8 चौक को 32 हो जाएगा, 4 दूना के 8 3 11 हो जाएगा, और ये 4 दूना के 8 9 हो जाएगा, 912, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो इसमें हम नंबरिंग कर देंगे। जैसे पी एल के है, पी चौथे पे होता है 16 पे होता है, एल चौथे पे 12 पे और के 11 पे, ठीक है। एक का हमने किया। अब यहाँ पर इसका कर लेते हैं, के डी एफ के 11 पे होता है, डी 4 पे होता है, एफ 6 पे होता है।
फिर हम इसका कर लेते हैं, ये क्यू है, ठीक है, क्यू है, इसको क्यू समझिएगा। क्यू होता है 17 पे, जे होता है 10 पे, एल होता है 12 पे। यहाँ पर अब इसका कर लेते हैं, एन होता है दोस्तों 14 पे, जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे। अब देखिए इसके सीरीज टाइप ये सोचिए अब ये किस तरीके से क्रम में घट बढ़ रहे हैं। जैसे 16 से 12 हो रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे -4, 12 से 11 में -1। अब यहाँ पे देखिए 11 से 4 में कितना हो रहा है जी, 11 7 4 11, 7 हो गया, और ये +2, 4 2 6। यहाँ पर देखिए -7 +2, यहाँ पर देखिए 17 से 10 -7, फिर 12 +2, सब में देखिए -7 +2 -7 +2 -7 +2, लेकिन इसी में -4 -1 है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। मतलब 5 27 8 का जो रिलेशन आपस में है वही रिलेशन जो है यहाँ पे हमें ढूंढना है ऑप्शन में से। चलिए ढूंढ लेते हैं। जैसे 5 27 8 है, कैसे बना हुआ 5 27 8, तो देखिए जो बड़ी संख्या होती है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा ना, तो बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं की हेल्प से लाना है आपको। चाहे गुणा करके लाइए, भाग करके, जैसे भी लाना लाइए, कोई भी ट्रिक अप्लाई करके। तो अगर 8 5 का गुणा करते हैं तो 40 आएगा, जोड़ते हैं तो 13 आएगा, मामला सेट नहीं। घटाते हैं, 1 मिनट, घटाते हैं तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा। 3 से आप 27 ईजिली बना सकते हैं, सिर्फ क्यूब कर दीजिए, बन जाएगा। चलिए ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 16 12 है, इसका अंतर निकालिए, 4 4 का क्यूब करेंगे 64, यहाँ पर 24 दिया है। 11 15 है, घटाएंगे आएगा 3, 3 का क्यूब करेंगे 27, ये भी गलत है, बल्कि हाँ ठीक है 4 आएगा। 11 15 का अंतर तो 4 आएगा, उसमें भी घटाएंगे तो देखिए, तो ये सही तो मुझको लग रहा है, हमने घटा दिया गलत। 15 में से 11 को घटाते हैं 4 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौको 16 चौको 64, तो ये तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 126 का संबंध जैसे 5 से 28 का संबंध जैसे 3 से 4 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। 126 से 5 कैसे बना सकते, थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसा कीजिए कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या बना दीजिए। कैसे, 5 से 126, क्योंकि 126 से 5 बनाने के लिए अगर हम 1 2 और 6 को डिवाइड करके देखें, 6 2 8 1 9 आएगा, 5 नहीं आएगा, फिर 9 से 5 मुश्किल है बनाना। तो अंकों में विभक्त करके भी अगर ट्रिक लगाते हैं तो काम नहीं चला, तो हम क्या करेंगे 5 से 126 बना देते हैं। 5 से 126 बनाने के लिए तो स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब सोचना पड़ेगा। 5 का क्यूब 50, 25 5 125, फिर 1 जोड़ेंगे तो आपका 126 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर 28 वाले में 3 वाले में कर देते हैं। 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि पहली जो भी ट्रिक पहले में अप्लाई करते हैं वही सब में अप्लाई करते हैं, ये आपको पता है। तो 3 का क्यूब 27, 1 जोड़ देंगे, आपका 28 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी कर लेते हैं आप। 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कह रहा है कि वाई के एम पी का संबंध जैसे वाई के एम पी का संबंध जैसे क्यू एन एल जेड से है, एस यू आर सी का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए वाई के एम पी का संबंध किससे कह रहा है, क्यू एन एल जेड से है। तो कह रहा है कि इसी तरीके से एस यू आर सी का संबंध किससे होगा। तो एक तो नंबरिंग कर दीजिए, वही तरीका बेस्ट है। तो वाई 25 के 11 एम 13 पी 16 क्यू 17 एन 14 एल 12 जेड 26। तो यहाँ पर वाई 25 क्यू 17 कितने का अंतर है, यहाँ पर तो ज़्यादा का 8 का दिख रहा है अंतर, -8 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्योंकि 11 से 14 हो रहा है तो +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर 13 से 12 -1, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बन रही है दोस्तों, कोई सिस्टम ही नहीं है, वैसे ही बस चल रहा है। तो थोड़ा सा कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो तिरछी कर लो। तो यहाँ पर देखिए तिरछी से सोचिए, वाई से जेड बन रहा है 25 से 26 +1, के से एल बन रहा है 11 से 12 +1, एम 13 14 +1, पी 16 17 +1, बिल्कुल सही है। एक वाली ट्रिक थी, यानी एस 19 है, यू 21 है, आर 18 है और सी आपका 3 है। तो यहाँ पर 20 वाली हो जाएगी, यानी कि कहाँ करना है, तिर्यक ना करना है तो तिर्यक यहाँ पे 20 होगा, लास्ट वाली टी, लास्ट में टी सिर्फ इसी की है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, कहीं कहीं आपका एक ही से आंसर आ जाता है, आगे मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप टाइम बचाइए, ऑप्शन की तरफ नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्री गुप्ता की आयु उनके बेटे शशांक की आयु से 26 वर्ष अधिक है। शशांक की बहन गर्गी शशांक से 4 वर्ष छोटी है। श्री गुप्ता की आयु गर्गी की आयु से 4 गुनी है, तो शशांक की आयु कितनी है। मान लेते हैं शशांक की आयु x है, तो कह रहे हैं श्री गुप्ता की आयु, क्या पहला सेंटेंस कह रहा है, श्री गुप्ता की आयु उनके बेटे शशांक से 26 वर्ष अधिक है। तो उनके जो गुप्ता की आयु कितनी हो जाएगी, गुप्ता जी की आयु कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे कि शशांक की आयु x है, तो शशांक से 26 वर्ष यानी अपने बेटे से 26 वर्ष अधिक है, x + 26 हो जाएगी। आगे कह रहे हैं शशांक की बहन गर्गी की शशांक से 4 वर्ष छोटी है। जो गर्गी की आयु वो कितनी हो जाएगी, गर्गी की आयु आप कहेंगे कि वह शशांक से 4 वर्ष छोटी है। शशांक की आयु x वर्ष है, तो गर्गी की आयु इससे 4 वर्ष छोटी, यानी x - 4 हो जाएगी।
अब आगे क्या कह रहा है, श्री गुप्ता की आयु गर्गी की आयु की 4 गुनी है। अगर हम गुप्ता की आयु दूसरे तरीके से निकालते हैं तो हमें पता चलेगा गर्गी की आयु की 4 गुनी बता रहा है, यानी गर्गी की आयु x-4 है, यानी इसी की 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर गुप्ता की आयु यहाँ पर भी निकली, गुप्ता की आयु यहाँ पर भी निकली, तो दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। गुप्ता की आयु गर्गी की आयु की 4 गुनी है और साथ साथ गुप्ता की आयु शशांक की आयु से 26 वर्ष से अधिक है, तो ये दोनों बैलेंस हो गया। बस यहीं से x का मान निकाल दीजिए। शशांक की आयु पूछ रहा है, शशांक का मान आयु हमने x मान रखा है, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो 4x - 4 चौको 16 हो जाएगा और x + 26 हो जाएगा। यहाँ पे x इधर आएगा घटेगा, 16 उधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो 26 में 16 जोड़ दीजिएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा यानी 42 हो जाएगा। और इधर आपका 3x बचेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग दें, 3 करने 3, 3 चौको 12, 14। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कीजिए कमेंट। देखिए हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगता है। एक्रोफोबिया में किससे डर लगता है, यही आपको बताना है। अंधेरे से नहीं, परीक्षा से नहीं, ऊंचाई से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का दे दिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। कह रहे एक निश्चित गुण भाषा में डिजर्ट को 5 4 1 5 1 6 3 लिखा है। इसको डिजर्ट को, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एग्जाम में मत लिखिएगा, वैसे ही क्वेश्चन से ही सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझाने के मैं लिख रहा हूँ 4 1 5 1 6 3, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, और कह रहा है आर्मी को 2 6 8 7 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। किसको, आर्मी को किस में कुटबद्ध कर रहा है, 2 6 8 7 के रूप में। तो कह रहा है कि स्मार्ट को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा, स्मार्ट को। देखिए एक तो तरीका है इसमें, तुरंत आप ये सोचें कि सीरियल क्रम वाले तो नंबर नहीं दे, जैसे डी के नीचे 4 है तो डी का सीरियल 4 होता है, ठीक है, लेकिन ई का 5 होता है, ई के नीचे 1 दिया हुआ है। सीरियल क्रम वाले तो नंबर ये नहीं है। उल्टे क्रम वाले भी नंबर सोच लीजिए, डी का उल्टा क्या होता है वो भी नहीं है। अब बात आती है एक और ट्रिक की, इसमें ये देखना है कि जिसका पूछे, जैसे स्मार्ट का कोड पूछ रहा है कोड, तो हमें देखना है कि स्मार्ट में जो अल्फ़ाबेट यूज़ हैं, क्या पीछे के जो दिए हुए हैं उनमें तो अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं है। तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि एस मुझको दिख गया, एस के नीचे 5 है तो यहाँ पर भी एस के नीचे हम 5। बहुत सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। अब उसके बाद एम है, एम के नीचे हम क्या लिखेंगे, एम के नीचे देख लीजिए आर्मी में यहाँ पर 8 लिखा हुआ, 8 लिख दीजिए। फिर ए आ गया, ए के नीचे यहाँ पर क्या 2 है तो ए के नीचे यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर आर है, आर के नीचे यहीं पर देखिए 6 है तो आर के नीचे 6 लिख दीजिए। फिर टी है, टी के नीचे 3 है तो यहाँ पर टी के नीचे 3 लिख दीजिए। क्या आ गया का आपका 5 8 2 6 3, 5 8 2 6 3 कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। यानी जैसे ABC में हमें ये देखना है कि कौन पहले आएगा। आप कहेंगे कि ए पहले आएगा, तो जिसमें ए पहले होगा उसको हम पहले लेंगे। ऐसे कुछ भी हो, जैसे XYZ में एक्स पहले आता है तो एक्स जिसके अंदर होगा, XYZ में तीनों जिसके अंदर एक्स होगा, एक्स को हम पहले लेंगे। तो इस तरीके से हम एक क्रम बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फेवरेट में और फेवरेट, यहाँ पर पहले एक चीज़ देख लीजिए, FAVOR, आर तक तो मुझको सब में सेम दिखा। यहाँ पर देखिए तो आर तक इसमें भी सेम दिखा। आर के बाद जो देखना है हमें देखना है, आर के बाद इसमें आई है। पहले वाले में क्या है, आर के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई है। दूसरे में देखिए आर के बाद क्या है, ए है। तीसरे में आर के बाद क्या है, ई है। चौथे में आर के बाद क्या है, आई है। पाँचवें में आर के बाद क्या है, ए है। तो हमें दूसरा और चौथा ले लेना, दूसरा और पाँचवा लेना है। दूसरा और पाँचवें में ए है। अब इसको कैसे चूज़ करेंगे, तो हम इसके बाद देखेंगे पाँचवें में क्या है, ए के बाद बी है, और यहाँ पर भी ए के बाद बी है, दूसरे में बात नहीं बनी। फिर उसके बाद एल है, इसमें भी उसके बाद एल है, बात नहीं बनी। फिर इसमें वाई है और इसमें ई है, यहीं से बात बनेगी। ई पहले आता है, एल बाद में आता है, तो 2 एक नंबर पर हो जाएगा और पाँचवें को हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर रख देंगे। तो 2 5 वाली देखिए सीरीज इसमें बनी, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, कर इतने ही पे ही आपका काम मिल जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे भी चेक कर लीजिएगा ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कथन दिया रहेगा आपको उसको ही सही मानना है, भले वो लगे कि गलत है। जैसे इंसान को गधा बना सकता है, गधे को इंसान बना सकता है, इस तरीके का रहता है कथन में, आप जानते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पे नहीं खर्च करना। एक्स्ट्रा माइंड खर्च करना है तो पीछे के क्वेश्चन पे कीजिए, सिलोजिज्म के क्वेश्चन में मत कीजिए। यहाँ पे कथन के अनुसार ही आपको निष्कर्ष का भी चेक करना है और उस हिसाब से ही आंसर देना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, जो कहेगा उसी हिसाब से चलना है। आप कथन पढ़िए और डायग्राम बनाइए। कह रहे सभी चॉकलेट फल हैं, यहाँ पर देखिए चॉकलेट को फल बना दिया, तो हम क्या करेंगे, चॉकलेट को फल के अंदर ऐसे डाल देंगे।
हमने क्या किया, चॉकलेट को फल के अंदर ऐसे डाल दिया। जब सभी चॉकलेट को कह रहा कि फल है तो सभी चॉकलेट को फल के अंदर डाल दें। आगे कह रहे हैं सभी फल नारियल है, तो हम क्या करेंगे, सभी फल को ऐसे नारियल के अंदर डाल देंगे बस। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ समझ लीजिए, अगर कहे सभी चॉकलेट नारियल है तो सही, सभी फल नारियल है तो भी सही, यानी कि अंदर वाला अगर कहे बाहर वाला सभी है तो सही होगा। अगर कहे कि सभी नारियल फल है तो गलत हो जाएगा, यानी सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा। अगर कहे सभी फल चॉकलेट है तो भी गलत हो जाएगा। अगर कहे कुछ नारियल चॉकलेट है या कुछ फल चॉकलेट है तो सही होगा। कहने का मतलब ये है कि अंदर वाला सभी बाहर वाला हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला सभी अंदर वाला नहीं होगा, बल्कि कुछ होगा। बस इसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष, कुछ चॉकलेट नारियल है, कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है कह रहा है। कुछ चॉकलेट, यहाँ पर तो पूरा चॉकलेट नारियल है और ये कह रहा है कुछ चॉकलेट नारियल है, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। आगे कह रहा है कि सभी चॉकलेट नारियल हैं, आगे कह रहा है कि सभी चॉकलेट नारियल है, बिल्कुल बात सही है। अंदर वाला पूरा का पूरा बाहर वाला है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कुछ नारियल फल हैं, यहाँ पर देखिए बाहर वाला कुछ कह रहा है अंदर वाला है, तो ये भी सही हो गया। अगर कुछ सभी नारियल फल कहता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ नारियल फल है, यानी कुछ बाहर वाला अंदर वाला है, तो ये सही है। यानी 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया वो उस हिसाब से हमें चेंज कर लेना, हमें लाना है 124, तो संख्याओं को बदल करके देख लेते हैं। ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो 124 नहीं आएगा। संख्या पहले बदलने के लिए कह रहे हैं 24 को 8 में, 8 को 24 में बदल दीजिए, यानी 24 की जगह हम 8 लिख देंगे, 8 की जगह 24 लिख देंगे। तो अगर इस कंडीशन में बोर्ड मार्क्स कहता है कि पहले भाग दीजिए, ब्रैकेट तो है नहीं, भाग ही देना है, 24 से 8 में भाग देते हैं तो संख्या दशमलव में आ जाएगी, जबकि 124 दशमलव में नहीं है, तो ये तो वैसे ही फेल हो गया। जरूरी नहीं कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके टाइम बर्बाद कीजिए, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए कि नहीं आएगा तो वहीं से गलत कर दीजिए। अब कह रहा है कि 24 को 40 में बदलिए, 40 को 24 में बदलिए, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा साफ करके देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, 40 की जगह हम 24 रख दें और 24 की जगह हम 40 रख दें तो बात तो बनेगी, क्योंकि 8 से 40 में भाग देना है तो 8 5 40, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और ये 7 से भाग देंगे, 15 7 105, इसको तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद 24 यहाँ पे 24, अगर 105 में से 5 को घटाइए 124 में ये जोड़ लीजिए, 129 में से 5 को घटाएं तो 124 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिकट अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।